परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास पे आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात किया था, जो देवरानी जेठानी की कहानी है उस पे हम लोगों ने बातचीत किया था। ठीक है, तो आपने देखा था कि गोपाल राय उसी को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं और परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। तो 1870 के बाद 1882 में ये उपन्यास आया था। ठीक है, तो सबसे पहले लाला श्रीनिवास दास के बारे में दो तीन पॉइंट जान लेते हैं। तो लेखक के बारे में, लाला श्रीनिवास दास जो थे ये मथुरा के रहने वाले थे, मथुरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और भारतेंदु मंडल के एक प्रमुख नाटककार थे। तो भारतेंदु युग का समय था इनका, भारतेंदु मंडल के प्रमुख नाटककार। ठीक, ऐसा माना जाता था कि नाटक लिखने में ये भारतेंदु के आसपास थे, इतना बढ़िया लिखते थे। और जैसा कि अदिति ने बताया कि कई सारी भाषाओं का नॉलेज था इनको। ठीक है, और आपको पता है कुछ समय प्रमुख भाषाएं कौन सी थी? अंग्रेजी, फारसी। ठीक है, तो इस्लाम का प्रभाव था तो फारसी, अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजी, और बाकी जो हिंदी की स्थिति थी वो जो ट्रांजिशन के फेज पे चल रही थी, खड़ी बोली का आंदोलन चल रहा था, तो वो वाला फेज भी था उस समय। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने इनको अखबार नवीस कहा है इनके बारे में, अखबार नवीस। परीक्षा में अगर पूछे कि किस लेखक को अखबार नवीस कहा गया है तो बताइए कि लाला श्रीनिवास दास को बोला गया है। ठीक है, इनका जो एक नाटक है जिसको रणधीर प्रेम मोहिनी कहते हैं, उसको हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। तो इन्होंने एक नाटक लिखा, रणधीर प्रेम मोहिनी, और ये नाटक आया था 1877 में, 1877, और इसको हिंदी का पहला दुखांत नाटक बोला गया है। तो अगर परीक्षा में पूछे हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है, तो आप लोग बता पाएंगे, दुखांत नाटक। ठीक, दुखांत का मतलब ऐसा नाटक जो कि जिसमें दुख से अंत हो, जिसमें नायक की मौत हो जाए। ठीक, तो परीक्षा गुरु आया था 1882 में, और परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, जिसका प्रकाशन हुआ था 25 नवंबर 1882 में। ठीक है, 1882 में। और पहला उपन्यास किसे माना इसे? अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, पेज संख्या 307 पे तीसरा पैराग्राफ में वो लिखते हैं, नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर भी ध्यान जा चुका था। कल कल भी इस कोटेशन के बारे में बोला था मैंने। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है, पेज 307 पे है। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला। ठीक है, तो शुक्ल जी क्या लिखते हैं इसके बारे में अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में? हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, पेज नंबर 307, अंग्रेजी ढंग का अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल
हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला। निकला था। ठीक। तो इसको मानते हैं, वो कल एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि पहला उपन्यास क्यों मानते हैं इसको शुक्ल जी। तो पेज नंबर 319 पे इसी किताब में, हिंदी साहित्य के इतिहास में पेज नंबर 319 में, एक तो 307 पे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस उपन्यास के बारे में, लाला श्रीनिवास दास के बारे में। उसके बाद सीधे पृष्ठ संख्या 319 पे इसी उपन्यास के बारे में फिर लिखते हैं और कहते हैं कि श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा। तो शिक्षाप्रद उपन्यास, पहली पहला जो क्राइटेरिया है, शिक्षाप्रद उपन्यास, वे खड़ी बोली के बोलचाल के शब्द और मुहावरे अच्छे लाते थे। दूसरा, खड़ी बोली का जो उपयोग किया है इन्होंने इस उपन्यास में, तो खड़ी बोली के बोलचाल के शब्द परीक्षा में पूछ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में लगा हुआ है ये, परीक्षा गुरु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहीं से क्वेश्चन बना सकता है कि ये शिक्षाप्रद उपन्यास है, इसमें खड़ी बोली के बोलचाल के शब्द और मुहावरों का उपयोग किया गया है। ठीक है, शब्द और मुहावरों का उपयोग किया गया है इसमें। ठीक। आगे लिखते हैं, उपर्युक्त चारों लेखकों में प्रतिभाशालियों का मनमौजीपन था, पर लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे, अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी। तो भाषा को लेकर के खासा जोर है इस उपन्यास में, तो भाषा संयत और साफ सुथरी। ठीक है। तथा रचना बहुत कुछ सोद्देश्य थी, होती थी। परीक्षा गुरु से कुछ अंश नीचे दिया गया है। तो अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु का कुछ अंश कोट किया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी के पास ये किताब है, नहीं है तो खरीद लीजिए, होना ही चाहिए। तो परीक्षा गुरु का जो अंश शुक्ल जी ने कोट किया है वो आपको लिखना है, यहीं से पूछेगा। ठीक है। तो जो उदाहरण दिया है वो लिख नहीं रहा हूं मैं, उस किताब से उठा लेंगे आप लोग। पेज नंबर 319 पे है। क्या लिखते हैं, मुझे आपकी यह बात बिल्कुल अनोखी मालूम होती है। भला परोपकार आदि शुभ कामों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है। पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा, जैसे अन्न प्राणधार है, परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न होता है। लाला ब्रज किशोर कहने लगे, देखिए, परोपकार की इतनी इच्छा अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा धर्मियों की सहायता की तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों को समान रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता से मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। जब बुद्धि वृत्ति के कारण किसी वस्तु के विचार में मन अत्यंत लग जाएगा, तो और जानने लायक पदार्थों की अज्ञानता बनी रहेगी। आनुषंगिक प्रवृत्ति के प्रबल होने से जैसा संग होगा वैसा रंग तुरंत लग जाया करेगा। ये उपन्यास की कुछ लाइनें कोट किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। ठीक है। तो लिखते हैं, ऊपर के उद्धरण में अंग्रेजी उपन्यासों के ढंग पर भाषण के बीच में अंत में अमुक ने कहा, अमुक कहने लगे, ध्यान देने योग्य है। तो चौथा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें अंग्रेजी उपन्यासों के ढंग का अनुसरण किया गया है। अंग्रेजी उपन्यासों के ढंग, ठीक है, पर। तो वो लिखते भी हैं अपने कोटेशन में कि अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास, तो बांग्ला से मानते हैं, बांग्ला अंग्रेजी से आया था। ठीक है। नवजागरण को लेकर के उस समय उतनी प्रभाव नहीं माना गया था, जो कि गोपाल राय के आने के बाद हुआ। ठीक है। तो नवजागरण और बाकी चीजों पे जो इतिहास के प्रति दृष्टिकोण था, तो वो बाद में आया। ठीक है। 1960 वट के बाद, 1950-60 के बाद, आजादी के बाद।
तो अंग्रेजी उपन्यासों के ढंग पर, तो ये चार चीजें हैं जिसके आधार पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। ठीक है। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, और इस इतिहास शुक्ल जी के दृष्टिकोण में, गोपाल राय के दृष्टिकोण में दूसरे हैं। ठीक है। जो आपको कल पढ़ाया था, देवरानी जेठानी की कहानी। परीक्षा गुरु उपन्यास का विषय और भाषा शैली जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी भी रचना का तो में हम करेंगे एक तो संवेदना पक्ष, इसी को विषय वस्तु भी कहते हैं, कंटेंट। ठीक है। और दूसरा शिल्प पक्ष, इसको हम फॉर्म कहते हैं, रूप पक्ष भी कहते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कंटेंट। तो इस उपन्यास में क्या कहा गया है और दूसरा कैसे कहा गया है। ठीक है। तो आज मैं दूसरे उपन्यास का एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है। तो एक तो उसका क्या, रचनाकार के बारे में, उस उपन्यास के बारे में, और फिर उसका क्या कंटेंट और स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको आपको पता है पहला पॉइंट कि ये प्रेमचंद पूर्व युग का उपन्यास है। प्रेमचंद पूर्व युग है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, जो कि आपको अंडरस्टूड है, पहले से ही बताया गया है कि प्रेमचंद के पूर्व युग के जो उपन्यास थे वो उपदेशात्मक थे। तो ये उपन्यास नीति परक है और उपदेशात्मक है, इसमें उपदेश दिया गया है। ठीक है। तो उपदेशात्मक है, ज्ञान दिया गया है इसमें। और इसमें जगह जगह इंग्लैंड और यूनान के इतिहास से दृष्टांत दिए गए। तो जब व्यक्ति ज्ञान देता है तो वो कोट करता है कई सारी चीजों को। तो इसमें इंग्लैंड और यूनान के इतिहास का दृष्टांत, मतलब उदाहरण। ठीक है, दृष्टांत दिए गए हैं। और वो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसी के माध्यम से कहलवाएंगे ये। तो इसमें एक बार पात्रों का स्ट्रक्चर आप लोग समझ लीजिए। पात्र, तो इसमें प्रमुख पात्र जो हैं वो है लाला मदन मोहन। लाला मदन मोहन। ठीक है। और लाला मदन मोहन जो हैं ये एक दिल्ली के कारोबारी और साहूकार हैं। लाला श्रीनिवास दास दिल्ली में व्यापारियों को बहुत पास से देखा था, कुछ समय तक वहीं रहते थे ये। और वहीं के ऑब्जर्व करके उन्होंने ये उपन्यास लिखा है। ठीक है। तो दिल्ली के कारोबारी और साहूकार हैं, जो मध्य वर्गीय मनोवृत्ति है इनका। तो उपन्यास मध्य वर्ग बार बार आएगा, जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। ठीक है। और ये पूरी कथा लाला मदन मोहन पे केंद्रित है। तो लाला मदन मोहन अगर बोला जाए कि इस उपन्यास के हीरो हैं तो ठीक बात होगी। ठीक है। और जैसे हीरो के साथ उसका एक दोस्त होता है, आप मूवी में देखेंगे, जब भी हीरो होगा तो उसका एक दोस्त रहेगा साथ में, जो कॉमेडी भी करता रहता है और हीरो का साथ देता रहता है। तो ये जो हीरो है, ये चूंकि उपदेश परक उपन्यास है तो ये हीरो कॉमेडी नहीं करेगा, ज्ञान देगा। और इस हीरो का नाम है ब्रज किशोर। तो हीरो का जो दोस्त है, जिसको को हीरो कह सकते हैं आप लोग, तो ब्रज किशोर है। और ये है सच्चा मित्र किसका? मदन मोहन का। तो मदन मोहन का सच्चा मित्र है। और सबसे चीज क्या है, ये बुद्धिमान है। बुद्धिमान क्यों है? क्योंकि ये शिक्षित है। और वो क्या है, ये पेशे से वकील है। तो मध्य वर्ग में आएगा, वकील अध्यापक ये सारे मध्य वर्ग में आते हैं। तो ब्रज किशोर हैं, बुद्धिमान है, शिक्षित हैं, वकील हैं। अब चूंकि इनकी इतनी सारी विशेषताएं बताई गई हैं, तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, मित्र का सच्चा धर्म यही होता है मदद करे। तो ये इनकी मदद करेंगे और इनको जो संकट होगा, संकट से बाहर निकालेंगे। संकट से बाहर, जैसे हनुमान जी राम के मित्र बोलते थे, राम बोलते थे मित्र। तो संकट से बाहर निकालते थे। ठीक। और मदन मोहन जो है, मदन मोहन की पत्नी का क्या नाम है? कामिनी। ठीक है। तो ये लाला मदन मोहन की पत्नी है। और ब्रज किशोर हैं, तो ब्रज किशोर की जो पत्नी अर्धांगिनी है, इनका नाम है प्रियमवदा। प्रियमवदा। ठीक है। और इसमें
लाला श्रीनिवास दास ने इस लेखक, जो इनका हीरो है मदन मोहन, उसमें उसके 5 चाटुकार दोस्तों या दरबारियों की बात कह सकते हैं जो चाटुकारिता करते हैं। तो मदन मोहन के इसमें 5 चाटुकार दरबारियों की बात की गई है। और इस पहले नंबर पे है मुंशी चुन्नीलाल। मुंशी चुन्नीलाल। मुंशी चुन्नीलाल ऐसे हैं जिनका पढ़ने लिखने में मन कम लगेगा। ठीक है। तो पढ़ा लिखा कम रहेगा वो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई, स्त्री शिक्षा और बुद्धिमान होना, फिर उसको सारी चीजों से जोड़ना इस समय की पूरी है। अब कोई उपदेश दे रहा तो क्या करेगा, यही सब करेगा। ठीक है। तो पढ़ने लिखने में इनका मन कम लगता है। और कुछ कोटेशन इन्होंने रखा है जिससे लोगों को सुना सुना के इम्प्रेस कर लेते थे कि वाह, लोग कहते थे बहुत बढ़िया बात कही, गुड। तो स्वार्थी की प्रवृत्ति के हैं ये, स्वार्थी। ठीक है, चापलूस। तो चाटु सारे ही हैं, पांचों ही हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे है मास्टर शंभू दयाल। मास्टर शंभू दयाल। ठीक है। और शंभू दयाल मदन मोहन को पढ़ाने आते थे, पर पढ़ाना भूल करके दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो शंभू दयाल का ये एक सीन है। तीसरे नंबर पे है पुरुषोत्तम। नाम इनका है पुरुषोत्तम और काम है अधोत्तम। ठीक है। तो पुरुषोत्तम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो धनी लोगों के प्रति ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं। ठीक है। और अगर कोई विद्वान है, बुद्धिमान है, तो उसको भी देख करके ईर्ष्या होती है। तो समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात से दिक्कत होती है कि लोग सुखी क्यों हैं, लोगों के पास धन क्यों है, लोग इतने बुद्धिमान क्यों हैं। तो वो उनके जैसे नहीं है, इसलिए ईर्ष्या आ जाता है उनके मन में। तो ये ईर्ष्यालु किस्म के व्यक्ति हैं। ठीक है। ईर्ष्या इनके अंदर है। चौथे नंबर पे जो इनके है वो, उनका नाम है हकीम अहमद हुसैन। हकीम अहमद हुसैन। ठीक है। और ये डरपोक टाइप के इंसान है, हिम्मत कम है। और ये भी उनके दोस्त हैं। तो सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। नंबर 5 पे हैं बाबू बैद्यनाथ। बाबू बैद्यनाथ रेलवे में नौकर हैं। ठीक है, अंग्रेजी अच्छा जानते हैं। लोभ में ये भी इनके दरबारी बन जाते हैं। ठीक है। तो ये पात्र हैं कुछ। मेन कैरेक्टर मदन मोहन है और ब्रज किशोर है जो उनके दोस्त हैं। और ये इनके चंगुल में फंस जाते हैं। सॉरी। और फिर ब्रज किशोर इनको बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो ब्रज किशोर जो हैं इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। जैसे देवरानी जो होती है पढ़ी लिखी होती है, तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, वो अपने बच्चों की बचपन में शादी नहीं करती है, विधवा विवाह कराती है। तो शिक्षित व्यक्ति यही करेंगे। तो पढ़ाई का क्या महत्व होता है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक। तो इस उपन्यास में एक तो प्रेमचंद पूर्व युग का है, दूसरा नीति परक है, तीसरा इंग्लैंड और यूनान के इतिहास का दृष्टांत देते हैं। ठीक है। और ये दृष्टांत कौन देगा, जो पढ़ा लिखा है, तो ब्रज किशोर देगा ये। ठीक। तो ब्रज किशोर के कथनों में इस तरह के आते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट दे और इसमें इस तरह के दृष्टांत हो, तो मान के चलना है कि वो ब्रज किशोर कह रहा है, क्योंकि पढ़ा लिखा वही है। बाकी लोग तो नहीं कह सकते। ठीक है। उपन्यास के बीच बीच में संस्कृत, हिंदी, फारसी, ठीक है, इन सारे ग्रंथों से उद्धरण दिए गए हैं। तो ये बोझिला कर देता है, बहुत ज्यादा कोटेशन देना किसी उपन्यास का बोझिला कर देता है। फिर थोड़ा वहां पे टूटता है, रिदम टूटता है। जैसे प्रेम गोदान में प्रेमचंद बीच बीच में जो दर्शन देने लगते हैं, तो थोड़ा सा आदमी बोर हो जाता है कि अरे ठीक है, क्या दर्शन दे रहे हैं। कहानी सुनने में दिलचस्पी होती है लोगों की, दर्शन सुनने में नहीं। एक अच्छा लेखक वो होता है जो कहानी ऐसा बोले कि फिलोसॉफी अपने आप चली है, अलग से कोट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है।
सबसे अच्छी बात है इस उपन्यास में कि इसमें दिल्ली के आसपास की जो बोल चाल वाली भाषा है, तो खड़ी बोली का एरिया यही है, कौरवी। ठीक है, तो दिल्ली, मेरठ, यही सब है पूरा। तो इस उपन्यास में दिल्ली के आसपास की जो बोलचाल की भाषा है, उस भाषा में कथा को बताया गया है। तो इससे कथा जो है आसान हो गई है और लोग जुड़ पाते हैं इस युग की भाषा में। तो आपने देखा कि परीक्षा गुरु उपन्यास का जो केंद्रीय पात्र है वो मदन मोहन है। और मदन मोहन एक संपन्न व्यक्ति हैं, और वो संपन्न होने के साथ ही चूंकि उस समय ब्रिटेन का प्रभाव था, तो आधुनिकता से बहुत प्रभावित हैं, और इस चक्कर में वो खर्चा ज्यादा करते हैं। तो खर्चा वही करेगा जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास नहीं होगा वो कैसे खर्चा करेगा। तो मदन मोहन एक संपन्न व्यक्ति हैं। ठीक है, पाश्चात्य आधुनिकता का प्रभाव है इनके ऊपर, खर्चा ज्यादा करते हैं। और जब ज्यादा खर्चा होता है तो इसको फिजूल खर्ची कहते हैं, बिना मतलब का। ठीक। तो कुछ लोगों के पास पैसा है तो खूब पैसा है, और जिसके पास पैसा नहीं है तो बिल्कुल पैसा नहीं, खाने को पैसा नहीं है। तो फिजूल खर्ची करते हैं, जिनमें इनके 5 चाटुकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। खूब तारीफ कर करके किसी से पैसा खर्चा करवाना। ठीक है। और फिजूल खर्ची का मतलब कि दुर्व्यसनों में लग जाना। तो शराब पीना, वैश्यागमन करना, जुआ खेलना, ये सारे जो हैं दुर्व्यसनों में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जितनी एक्टिविटीज होती है वो सब इसमें आती है। तो ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, वेश्याओं के पास भी जा रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं। ठीक है। और ये सारे दोस्त जो चाटुकार मित्र हैं, एक वाह वाह करके खूब ये सब करवा रहे हैं। एक इनका सच्चा मित्र है ब्रज किशोर, जो इनका साथ देते हैं, जो पढ़े लिखे वकील हैं। ठीक है। और ब्रज किशोर ही इनका साथ देते हैं, और यही इनको जो ये बुरे रास्ते पे जा रहे हैं वहां जाने से रोकते हैं, और रोकने के क्रम में उपदेश देते हैं। ठीक है। और उपदेश देने के क्रम में बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, और इस एग्जाम्पल से कथा थोड़ी सी बोझिल भी होने लगती है। ठीक है। और अंत में जो मदन मोहन है अपने इस सच्चे दोस्त के बातों को मान करके, या उनके प्रभाव में आ करके, ठीक है, या इनके प्रयासों से वो इस संकट से बाहर निकलते हैं, और प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब इन सब दोस्तों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ना इन सब फिजूल खर्ची और दुर्व्यसनों में पड़ेंगे। प्रतिज्ञा लेते हैं। ठीक, तो ये कहानी है पूरी ये। तो लेखक ने उपन्यास में कई स्थानों पर यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की जब बुरी परिस्थितियां आती हैं, तब कोई उसका मित्र सच्चा है या स्वार्थी है, ये पता चलता है। ठीक है। तो लोग ये कहते हैं कि विपत्ति है, परेशानी आई है, लेकिन विपत्ति और परेशानी जीवन में आना बहुत जरूरी है। जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तभी हमें पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। तो कोई भी ऐसी घटना या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको ये एहसास कराए कि कौन आपका अपना है कौन आपका पराया है, तो वो तो आपका दोस्त हुआ। वो आपके लिए बुरा कैसे हुआ? क्योंकि बुरे लोग आपके साथ थे, और ऐसे बुरे लोग आपके साथ हैं जो चापलूसी करते हैं, जो मुंह पे आपकी तारीफ करते हैं, जो आपको वो बोलते हैं जो आप हैं ही नहीं। तो ऐसे दोस्त अगर हों पास में, जो आपकी कमियों को छुपाएं और आपकी फिजूल में तारीफ करें या फर्जी तारीफ करें, तो उसको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए कबीर ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए। जो आपकी निंदा करे, आलोचना करे, उसको पास रखिए, क्योंकि वही आपका सच्चा दोस्त है, वही आपको बताता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। सामान्य तौर पे कमियां बताने वाले लोगों को हम पसंद नहीं करते हैं। कोई कमी बताए तो हमें लगता है अरे यार। ठीक है। कोई तारीफ करे हमारी तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, और अगर झूठी तारीफ करता है तो और ज्यादा अच्छा फील होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम तारीफ सुनना चाहते हैं। हमें कोई बुराई करे, कोई कमियां बताए, तो हम उसके प्रति निगेटिव हो जाते हैं। ठीक है।
और सच नहीं सुनना चाहते हम, हमें झूठ पसंद है। क्योंकि झूठ, अगर कोई सच बोलेगा तो हम 2 मिनट उसके साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सच कड़वा होता है और हमें कड़वी चीजें पसंद नहीं होती है, मीठी चीजें पसंद होती है। कड़वी चीजें हम तब लेते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं या जब परिस्थितियां ठीक नहीं होती हैं, तो कड़वी चीजें हम लेते हैं, मजबूरी में लेते हैं। आई बात समझ में? अगर हम बिना मजबूरी के कड़वी चीजें लेते रहे तो बीमारी में खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विपत्ति अगर आपके जीवन में आती है तो उसका स्वागत करिए। विपत्ति अगर आपके जीवन में आ रही है, परेशानी आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तो खुश हो जाइए, अच्छी बात है। हम विपत्ति, परेशानी, कष्ट को देख करके तनाव में आ जाते हैं कि अरे बाप रे, विपत्ति नहीं आएगी तो कैसे पता चलेगा कौन आपका अपना है कौन आपका पराया है। ठीक है। सफलता एक सार्वजनिक उत्सव है, विफलता एक अकेले में मनाए जाने वाला शोक। तो जब आप सफल होते हैं तो 75 लोग आपको बधाई देने आते हैं, और जब आप असफल होते हैं, असफल होने का मतलब जब परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो, तो उस समय जो आपके साथ है वही आपका सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है, सच्चा सहयोगी है, सच्चा परिवार का है। ठीक है। अगर उस समय जो आपके साथ नहीं है वो आपका अपना नहीं है, ऐसे लोगों से जितना जल्दी पीछे छुड़ा लेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो लेखक इसमें ये बोलते हैं कि विपत्ति के समय ही सच्चे और स्वार्थी मित्र के बीच परख होती है। ठीक है। तो इस विपत्ति में इनको पता चलता है कि ये पांचों जो हैं ये चापलूस हैं और ब्रज किशोरी मेरा सच्चा दोस्त है। ठीक है। तो इसमें लाला मदन मोहन व्यापारिक या जो महाजनी संस्कृति जिसको प्रेमचंद कहते हैं, ठीक है, तो महाजनी संस्कृति के प्रतीक है। और ये सारी चीजें करना जो ये कर रहे हैं, शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब सामंतवाद, वेश्यावृत्ति, ये सारी चीजें सामंतवादी प्रकृति है, तो उसके उससे जकड़े हुए हैं। और ये सारे दृश्यों को दिखा करके लाला श्रीनिवास दास ये दिखाना चाहते हैं कि जो ये व्यापार या पूंजीवाद की निरंतर बढ़ती हुई शक्ति है, ये चापलूसों और सामंतों से घिरी पड़ी है। ठीक है। तो ये जो पूंजीवाद है, जैसे अंग्रेज क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि हम भारत के लोगों का भला करने आए हैं, भारत के लोग अर्ध बर्बर हैं, सपेरों का देश है, हम इनका भला करने आए हैं, भारत का पूरा ज्ञान यूरोप की एक एल्मीरा में आ सकता है। ठीक है। तो भारत के लोगों का क्या करना, मनोबल तोड़ देना कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है। जैसे समाज में निम्न वर्गों का, महिलाओं का मनोबल तोड़ा जाता है कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे बस का नहीं है। ठीक है। हर बात में उनको नीचा दिखा दिया जाता है। ऐसे ये केवल व्यक्तियों के साथ नहीं होता है, ये संस्कृतियों के साथ होता है, समाजों के साथ होता है, सभ्यताओं के साथ होता है। ब्रिटेन बार बार में नीचा दिखाएगा भारत को। ठीक है। अमेरिका बार बार नीचा दिखाता है भारत को। क्यों दिखाता है? क्योंकि अगर भारत का मनोबल नहीं तोड़ेगा तो ऊपर नहीं उठ पाएगा कभी वो अमेरिका। अगर आपको ऊपर जाना है तो सामने वाले का मनोबल तोड़ना है, दूसरे से गुलामी करानी है तो उसका मनोबल तोड़ दीजिए। महिलाओं से, निम्न वर्गों से आपको गुलामी करानी है तो उनका मनोबल तोड़िए, उनको पढ़ने मत दीजिए। ठीक है। तर्क मत करने दीजिए, तो खूब आप उनसे काम करा पाएंगे। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारत का मनोबल तोड़ रहे थे कि भारत, जबकि लोगों ने, अर्थशास्त्रियों ने व्याख्या किया कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत के गांव आत्मनिर्भर थे। अंग्रेज जब आए तो पगला गए देख करके कि बाप रे बाप, इतना समृद्ध देश, सोने का चिड़िया इसलिए कहा जाता था। और एक अंग्रेज आया उसके बाद वापस गया और भर भर के लोग आने लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, स्पेन, सारे ही देश के लोग आने लगे। उन्होंने बताया रे बाप रे बाप, कौन सी कंट्री गए थे भाई, 60 गुना फायदा लेकर के आए हो। उसके बाद सब लोग यहीं आने लगे। हम इतने बर्बर थे, इतने अविकसित थे, तो क्यों आ रहे हो भाई? ठेका लेकर रखा है तुमने सुधारने का, रहो जाके ब्रिटेन में अपने। यही अमेरिका करता है कि हम लोग तंत्र की स्थापना करना चाहते हैं और फिर वहां के खनिज संसाधनों को ले लेता है। तो ये है, इस पे प्राच्यवाद पढ़ेंगे हम लोग, ओरिएंटलिज्म पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस पे क्या क्या चीजें हुई है। ठीक है। तो इन सब चीजों के माध्यम से उपन्यासकार ये दिखाना चाहता है कि ये जो पूंजी और व्यापार की संस्कृति है ये चापलूसों और सामंतों से घिरी हुई है। अगर हम भारत का विकास चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें इन सब कुप्रवृत्तियों से मुक्त होना पड़ेगा। तो नवजागरण के समय में आप देखेंगे कि महिलाएं ठेकों के सामने जाके आंदोलन करती थी
कि बंद करो, पीने नहीं देना है, तो नशा मुक्ति बंद करना है, ठीक है। और भी जो चीजें लोग कर रहे थे, फिजूल खर्ची बंद करना है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना है, विदेशी चीजों का यूज नहीं करना है, शिक्षित करना है ताकि लोग जागरूक हो पाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस उपन्यास के जो कथ्य है उसमें बोली गई हैं, जो संवेदना का मूल पाठ है वो है। तो उपन्यासकार इस उपन्यास के माध्यम से लोगों को उपदेश देना चाहता है कि ये सारी चीजों से दूर रहना है, और विपत्ति के समय ही हमें जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं, जो दोस्त होते हैं, उसके बारे में पता चलता है। और अगर आपके पास पैसा है तो फिजूल खर्ची मत करिए, बल्कि पूंजी का संरक्षण करना है, ठीक है। पूंजी का संरक्षण करना है और उसको संरक्षण करके अपने देश के विकास में लगाना है, अपने देश के विकास में लगाना है। क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने लिखा ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, और उन्होंने बताया कि किस तरह से अंग्रेज भारत को चूस रहे हैं, भारत से पैसा ले जा करके ब्रिटेन का विकास कर रहे हैं। तो कच्चा माल यहाँ से ले जाते हैं, ब्रिटेन में प्रोडक्शन करते हैं, और फिर वही माल बना करके भारत में महंगे दामों पे बेचते हैं, और भारत के लोगों से नील की खेती और इस तरह के काम कराते हैं। तो भारत लोगों का जो है वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, विऔद्योगीकरण हो रहा है। हमारे गांव, लघु कुटीर उद्योग, ये सब बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। गांव की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और हम भूखमरी जैसे स्थिति में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अंग्रेज जानबूझ के कर रहे हैं, और अंग्रेज यहाँ की पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। और उसके बाद उस जो किताब थी, जो इकोनॉमी की बुक बोली जाती है, उसके बाद लोगों ने जो लिखा था उसको लोगों को प्रचार करना था, बताना था। तो निबंधों, कहानियों, उपन्यासों के माध्यम से जो साहित्य के लोग थे वो लोगों तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि साहित्य समाज को बदलने का एक प्रमुख जरिया माना जाता है, ठीक है। तो ये कहानी है पूरी। और चूंकि लाला श्रीनिवास दास आपने देखा कि नाटककार थे, तो शिल्प वाले पक्ष में अगर आप आएंगे इस उपन्यास के, या रूप पक्ष पे आएंगे, फॉर्म वाले पे, तो एक तो आपने कथ्य देख लिया कि क्या क्या कहा है, कैसे कहा है। अब दूसरा फॉर्म। तो आप आपने देखा कि लाला श्रीनिवास दास मुख्य रूप से नाटककार थे, तो उन्होंने उपन्यास में नाटकीयता साफ साफ दिखाई देती है, ठीक है। इसमें चाहे पात्रों से बातचीत का क्रम हो, उसमें आपको नाटकीयता दिखेगी, पात्रों से बातचीत में आपको नाटकीयता दिखेगी, ठीक है। तो चीजों का प्रत्यक्ष वर्णन ना करके, बल्कि बातचीत के माध्यम से चीजों को लेकर के आना। तो नाटक में क्या होता है, संवाद ज्यादा होता है, तो इस उपन्यास में आपको संवाद ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। उपदेश का आख्यान किया गया है, तो उपदेशाख्यान का जो प्रारूप है वो इस पे ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो वार्तालाप, बातचीत या संवाद ज्यादा होगा, ठीक। और जो उपन्यास होंगे के जो पात्र हैं, जब ज्यादा बातचीत करेंगे, या उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पकड़ाएंगे कि कौन कैसा है, कौन कैसा है, तो जो सजीवता होती है वो खत्म हो जाती है पात्रों की। पात्रों के बारे में प्रेमचंद लिखते हैं कि मैंने पात्रों को वे ठीक जैसे है समाज में वैसे ही उठा लिया है। और प्रेमचंद के पात्र इतने सजीव थे कि उनकी कहानियों में मोटेराम शास्त्री, इस तरह की जो लोग थे, कई लोग मान लेते थे कि ये कहानी मेरे ऊपर लिखी गई, और जाके प्रेमचंद से लड़ते थे पूरा। कई लोगों ने केस ठोक दिया प्रेमचंद के ऊपर। इतने सजीव पात्र थे उनके कि लोगों को लगता था कि ये तो मेरी कहानी है। तो पात्र इतना सजीव होने चाहिए कि लगे कि वो सच में है वो पात्र। अगर आप उस पात्रों के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो पात्र निर्जीव हो जाते हैं। तो इस मामले में आप देखेंगे कि इनके जो पात्र हैं वो ज्यादा सजीव ना होकर के उसमें गुण दोष ज्यादा दिखाया गया है। जैसे बता रहे हैं कि ये स्वार्थी हैं, ये हैं, वो हैं, ठीक है। तो वो अगर घटना के माध्यम से दिखाया जाए तो सही है। अगर लेखक बोल करके बताए कि ये ऐसा है वैसा है, तो लेखक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है, ठीक है। तो ये उपन्यास है। और बाकी उपन्यास के कोटेशंस और आलोचकों ने क्या कहा है, तो उसके लिए आपको उपन्यास पढ़ना चाहिए। और आलोचकों ने क्या कहा है वो आप लोगों के नोट्स में आ गया, अदिति ने ठीक ठाक लिखा है उसमें, तो वो ठीक है। बच्चन सिंह और बाकी चीजों रामचंद्र शुक्ल का बताई दिया आपको, तो मोर देन सफिशियंट है इतना इस उपन्यास के बारे में। तो जिन लोगों ने उपन्यास नहीं पढ़ा है, पढ़ लीजिए इसको, और जितना बताया गया है इसको नोट्स बना लीजिए।
ये मोर देन सफिशियंट है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नेट जेआरएफ नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर, बल्कि यूपीएससी के एग्जाम में भी ये आपके लिए काम करेगा, अगर पूछेगा तो यहाँ से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 7:30 बजे क्लास में, और 6 बजे पेपर 1 की क्लास में। किसी को कुछ पूछना है?